हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे भू संसाधन या लैंड रिसोर्सेस। जब हम भूमि पर रहते हैं और इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, हम ये सभी जानते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं। तो मनुष्य के, मानव के जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है वो कहाँ पर होंगे, वो भूमि पर ही होंगे। तो भूमि जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। तो भूमि पर केवल मानव ही नहीं, यहाँ पर जो होता है जो वनस्पति होती है, जो वन्य जीवन होता है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, परिवहन की बात कर लीजिए, कम्युनिकेशन या संचार व्यवस्थाएं जो होती है किस पर आधारित होती है, ये भूमि पर ही आधारित होती है। और ये तो केवल एक कुछ उदाहरण है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका आधार जो होता है वो भूमि ही होता है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भूमि जो होता है वो एक सीमित संसाधन है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने भूमि के इतने पार्ट को यूज कर लिया तो कल जो होता है वो फिर से उतना बन जाएगा, नहीं। तो इसीलिए अगर ये एक सीमित संसाधन है तो मानव का ये कर्तव्य है कि वह इसका बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से जो होता है सोच समझकर इसका उपयोग करे। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भू संसाधन का उपयोग करता है तो इसके लिए वह आवश्यक है कि वह उपयोग किस तरीके से होना चाहिए, सावधानीपूर्ण होना चाहिए और एक योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। एक प्लानिंग करके ही जो है इसका हमें उपयोग करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि हमारे यहाँ जो होता है वो भूमि पर विभिन्न प्रकार के जो होता है जो भू आकृतियां पाई जाती है वो क्या क्या होती है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठारी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, द्वीप होते हैं, ये सारे ही जो होता है वो भूमि पर पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। आइए हम आगे इसको एक चार्ट के द्वारा देखेंगे। देखिए बच्चों, ये आपको एक दिख रहा है। इसमें देखिए आप 43% जो होता है वो क्या है, आपके मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद जो होता है आपके आते हैं माउंटेन या आपके पर्वतीय क्षेत्र जो कि जो है 30% है। और ये बाकी के बच्चे जो ये जो आपके 27% है ये आपके क्या है, ये आपके पठारी क्षेत्र है। तो जब हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र जो होता है वो क्यों आवश्यक होता है। देखिए मैदानी क्षेत्र जो होता है वहां से हमें क्या क्या मिलता है, तो मैदानों से जो होता है वहां पे हमें कृषि जो होता है वह कहाँ की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में होती है। और उसके बाद जो होता है जो उद्योग धंधे जो है पनपते हैं वो कहाँ होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद पर्वत जो होता है पूरे भू क्षेत्र के हमने यहाँ पे देखा कितने हैं, ये 30% है। और देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा किसका है, वो पठारी क्षेत्र का होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम पर्वत या माउंटेन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पूरा का पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो कहाँ पर होता है, पर्वत पे ही होता है। और जब हम पठार क्षेत्र के, आप जानते हैं छोटा नागपुर वगैरह के पठारों के बारे में बच्चों आप लोग ने सुना होगा। तो ये जो होता है यहाँ से बहुत सारे खनिज, जीवाश्म ईंधन वगैरह जो होता है ये हमें प्राप्त होते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे भू उपयोग। हम किन किन कारणों से जो होता है वो लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। हम आज जो होता है उन सभी उद्देश्यों के से जो होता है उन सभी चीजों को देखेंगे। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। भू संसाधनों का उपयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता है, क्यों किया जाता है लैंड का यूटिलाइजेशन, तो ये जो होता है निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहला होता है आपका वन जो होता है, वन के लिए क्या आवश्यकता है, भूमि आवश्यक है। तो ये जो होता है इन उद्देश्यों से, वन के उद्देश्य से भी जो होता है भूमि का उपयोग हम करते हैं। फिर आप दूसरा देख सकते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब जो उपलब्ध जो भूमि है
वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है बंजर भूमि जिसको हम कहते हैं, जो कि कृषि अयोग्य भूमि होती है। बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर भी जो होता है किसान जो होता है वो अपना खेती नहीं कर सकता है, वहां पे फसल जो होता है वो नहीं उगा सकता है, इसलिए से कृषि अयोग्य भूमि कहा जाता है। दूसरी होती है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। अब कुछ जो होता है ऐसी भी भूमि होती है जो कि कृषि के कार्यों में नहीं बल्कि कृषि के कार्य के अलावा जो होते हैं वो लगाई गई भूमि होती है, जैसे इमारत होती है, सड़क होता है, उद्योग होता है। आप जानते हैं एक जो होता है एग्रीकल्चर लैंड होता है और एक होता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है उस पे जो होता है वो प्लॉट्स वगैरह जो है वो हम खरीद सकते हैं, और या फिर उसमें इमारतें बन सकती है, वहाँ पे सड़क हो सकते हैं, उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो सरकार की जो होता है वो प्रदान की गई भूमि होती है, तो उसमें जो होता है कृषि के अलावा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं परती भूमि। परती भूमि जो होता है कि अतिरिक्त जो होता है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती भूमि जो होता है जिसको हम फैलो लैंड कहते हैं, एक्चुअली परती भूमि वो भूमि होती है जो किसान जो होता है क्या होता है फर्टिलाइज करने के लिए जो होता है वो उस भूमि को छोड़ देता है, उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो होता है वहां पे खेती नहीं होती है और उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो होता है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे हम क्या देख सकते हैं स्थायी चारागाहें और अन्य गोचर भूमि। अब जहाँ चारागाहों के लिए भी जो होता है कुछ भूमि जो होता है वो रहती है, अन्य जो होता है वो गोचर भूमियां होती है। विविध वृक्षों, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, इन सब के भी जो होता है कुछ भूमियां होती है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें भी जो होता है वृक्ष होते हैं, फसल होती है, उपवन होते हैं, इन सब के अधीन जो भूमि होती है वो होती है। और फिर होती है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। तो कृषि योग्य जो होता है बंजर भूमि भी होती है, और ये भूमि वैसी होती है जहां 5 वर्षों से अधिक वर्षों से खेती नहीं की जाती है। परती भूमि या फैलो लैंड हम किसे कहते हैं? वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। और दूसरी होती है वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहां 1 से 5 जो होता है कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। फिर हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र या शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध, जिसको हम निवल बोलते हैं, बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। आज हम देखेंगे भारत में भू उपयोग का प्रारूप। आज हम किस प्रकार से लैंड रिसोर्स को जो होता है उसके एक प्रारूप को देखेंगे। कहाँ? भारत में। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृतियां, जो आपने देखा बेटा, चाहे वो पर्वत हो, मैदान हो, पठार हो, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। तो ये सारे के सारे जो होता है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो है तत्व हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो होता है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बच्चों हम ये जानते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो होता है कौन सा स्थान रखता है? इसका विश्व में जो होता है वो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका अगर हमको भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है? 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग, जो केवल 93% भाग है, को ही भू उपयोग आंकड़े जो होता है उपलब्ध है। क्यों है? अब आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा उपलब्ध क्यों नहीं हमारे पास? तो इसके भी कुछ रीजन है जो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में और पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंडिया के पार्ट हम मानते हैं, लेकिन अभी जो होता है ये चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या चीन अधिकृत क्षेत्र है, तो ये सारी चीजें जो होते हैं कुछ है जहाँ पे भूमि का सर्वेक्षण जो होता है, उनके उपयोग का सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम जो होता है उसे काउंट नहीं करते हैं। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त
अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप अनुपजाऊ भूमि पर अगर आप फसलें उगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कृषि की लागत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसको फर्टिलाइज बनाने के लिए पहले बहुत सारी चीजें जो होता है हमें करनी पड़ेगी, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी। इसीलिए जो होता है अनुपजाऊ जो भूमि होती है उन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है। अतः इस भूमि के 2 या 3 वर्षों में इसको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्सों पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। तो कहीं पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो होता है कुछ स्टेट में जो होता है वो भूमि पर खेती हो रही है, और कहीं कुछ क्षेत्रों में जो होता है बहुत कम क्षेत्रों में जो होता है उनको में खेती की जा रही है, उनमें क्षेत्र में जो होता है फसलें बोई जा रही है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, आप जानते हैं बेटा 1952 जो होता है उसमें राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र जो होता है वो वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। अब हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण, जिस प्रकार से भूमि का जो क्षरण हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, आज हम इन सब चीजों पर जो होता है थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं, ये बात आप समझ गए हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। जो मानव के जो क्रियाकलाप है, जो उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब के कारण क्या हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। अगर हम इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जो 13 करोड़ भूमि है वो कैसी है, निम्नीकृत है, जिसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, मतलब कि जो वाटर इरोजन जो होता है उसके कारण है, और शेष जो क्षेत्र है वो लवणीय और क्षारीय है, मतलब वो भी जो होता है यूज करने के लिए नहीं है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचरण, खनन में भी भूमि के निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, जिस प्रकार से आज वनों का उन्मूलन हो रहा है, बहुत ज्यादा पशुचरण जो होता है वो पशुचारण जो होता है बहुत ज्यादा हो रहा है, खनन के कार्य किए जा रहे हैं, तो इन सभी ने क्या हुआ, इसके कारण भूमि के निम्नीकरण की समस्या जो होता है और ज्यादा जटिल हो गई है। अब ये हमने देखा कि अगर भूमि के निम्नीकरण, जो कि भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, तो ये बहुत आवश्यक है कि उसकी रोकथाम की जाए, उसके निम्नीकरण जो उसका क्षरण हो रहा है उसे रोका जाए और उसको जो होता है संरक्षण प्रदान किया जाए। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि भूमि के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, वाकई में कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वन लगाएं, जो चारागाह हैं उनका एक उचित प्रबंधन करें ताकि भूमि के निम्नीकरण की समस्या से थोड़ी कमी आ जाए। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों की कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं, ये उपाय बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो होता है, अगर हम रेतीले टीलों की कांटेदार झाड़ियां लगा देते हैं तो इससे भी भूमि को जो होता है वो कम नुकसान पहुंचता है, और इन सब को जो होता है हम इसकी भूमि के जो कटाव हो रहा है, जो निम्नीकरण हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए जो होता है कुछ उपाय हम कर सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगर इन सारी चीजों पर व्यक्ति जो है अमल करता है तो हमें जल और भूमि प्रदूषण से बहुत हद तक जो होता है वो इससे निजात मिल सकता है।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों। आज सबसे पहले हमने देखा, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है, हमारा जो संसाधन है वो होता है लैंड रिसोर्सेज। तो हमने पहले भू संसाधन को देखा, फिर हमने देखा कि भू संसाधन जो होता है भूमि का किस प्रकार से निम्नीकरण हो रहा है, उसका किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, और अगर उस भूमि का निम्नीकरण हो रहा है तो भू संरक्षण के लिए जो होता है वो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इन सभी चीजों पर आज हमने गौर किया।